नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी की नींव रख दी है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी का संबोधन हुआ। राधा अष्टमी की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज अलीगढ़ के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के कोल तहसील के लोधा और मूसेपुर करीम जरौली गांव के 92 एकड़ से ज्यादा जमीन में बनाया गया है। वहीं अलीगढ़ मंडल के 395 महाविद्यालयों को इससे संबद्ध किया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, छात्रावास, आवासीय भवन आदि के लिए 101.41 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी का आभार जताया कि कैसे देश में हर किसी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से शिक्षा क्षेत्र में राज्य के साथ ही देश को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अलीगढ़ में जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा को ढोंग बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की बदलती विचारधारा पर भी अहम हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि आजीवन सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति के विरोधी रहे। वह भाजपा के पूर्वगामियों की जमानत जब्त कराने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपा का ढोंग है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से 2 लाइन का एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। इस पर योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ट्विटर हैंडल से उसी तरह से जवाब भी दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से राहुल गांधी के ट्वीट पर दिए गए जवाब में लिखा गया है, जिनके मन रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त ने देखी तैसी। और हाँ, श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों को साम्राज्य के बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो यह नफरत अनवरत जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना जारी हो गया है। बीएसपी के कई बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उधर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत और किया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और इसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में चाहे जितनी पार्टियां आ जाएं, सरकार एसपी की ही बनेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह ही बुलडोजर रख लेना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो अधिकारी नक्शा निकालकर गरीबों का घर बुलडोजर कर रहे हैं और अयोध्या में जिन लोगों के घर गिराए गए हैं, सपा सरकार बनने पर उनकी मदद की जाएगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को अब्बा जान वाले बयान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर भी सवाल उठाया है। ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर उन्होंने काम किया होता तो अब्बा अब्बा न चिल्लाना पड़ता। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कैसा तुष्टीकरण, प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते हैं। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 लाख मिले थे, बाबा ने सिर्फ 1,602 लाख खर्च किए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ा चैलेंज दिया है। पटना में ओवैसी ने कहा है कि अगर मोदी सरकार में दम है तो वो तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करके दिखाएं। योगी और बीजेपी पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर मुख्तार अंसारी दागी नेता है तो प्रज्ञा ठाकुर भी कोई दूध की धुली नहीं है। यूपी में बीजेपी के 37 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयों, विभागों और उपक्रमों आदि को राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई मतभेद नहीं है। हिंदी भारत की सभी भाषाओं की शक्ति सखी और ये साहित्य से आगे बढ़ सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का मूल आधार होने के साथ साथ प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। मोदी जी ने नेतृत्व में हम हिंदी व सभी भारतीय भाषाओं के समानांतर विकास के लिए निरंतर कटिबद्ध है। शाह ने कहा कि मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी बोल सकते हैं तो हम किस बात को लेकर शर्मिंदा हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने गोरखपुर से लापता हुई और दिल्ली पुलिस द्वारा बरामद की गई लड़की की आयु के बारे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अपनी रिपोर्ट 17 सितंबर तक देने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह लड़की 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लापता हो गई थी और उसे दिल्ली पुलिस ने इस महीने शुरुआत में बरामद किया था। कोरोना वायरस से लगातार जारी लड़ाई के बीच उम्मीद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत बायोटेक भी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल के लिए इस सप्ताह मंजूरी दे सकता है। और इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि हमें फैसला लेने के लिए WHO को समय देना चाहिए और हम आशा करते हैं कि वो ये निर्णय जल्द से जल्द लेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी इस हफ्ते तक मिलने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत में 75 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से संकोच छोड़ने और टीका लगवाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि देश ने सोमवार को कोविड-19 टीके की 75 करोड़ खुराक देने का मील का पत्थर पार कर लिया है। उपराष्ट्रपति ने इस पर खुशी व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के स्थापना दिवस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिसर्च का काम और तेज किया जाए। रिसर्च का काम लगातार चलते रहना चाहिए क्योंकि बदलने समय के साथ साथ नए रोगों का आगमन भी हो रहा है और इनका सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। माफिया डॉन और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई। मुख्तार अंसारी की तबीयत पर डॉक्टरों की सलाह जेल प्रशासन ने ली है, जिसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा में मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्तार की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को कोरोना हो गया था। गुजरात इस समय भारी बारिश की त्रासदी से गुजर रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। कई लोगों को प्लेन के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की गई तो वहीं कई लोगों को सुरक्षित शेल्टर होम में भी शिफ्ट करा दिया जा चुका है। आपको बता दें कि अब तक केवल सौराष्ट्र में 3 लोगों की बाढ़ के कारण जान चली गई है तो कई ऐसे भी लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। इस शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई दावे भी किए जाते हैं, लेकिन अंधेरे के साकीनाका में हुए बर्बर कांड ने साल 2012 में हुए निर्भया कांड की यादों को ताजा कर दिया और इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही खुद पर हुए पुलिस केस को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं।
अंबाला के आजाद नगर में ठेकेदार की लेट लतीफी के कारण यहां के लोग को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में जो सड़क नजर आ रही है ये कैसे खेत में जाने वाले रास्ते नहीं है बल्कि आजाद नगर के मुख्य सड़क है। इस सड़क को 3 साल पहले सीवरेज के नाम पर खोदा गया था, लेकिन अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए 3 दिवसीय वैक्सीन मेगा शिविर लगाया गया है और विभाग ने 3 दिन में 90,000 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य लिया। शिविर के पहले दिन 30,000 में से 20,786 लाभार्थियों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। भिवानी लघु सचिवालय परिसर स्थित सरल केंद्र में सोमवार से ही और विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 100 अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की श्रीलंकाई डेलीगेशन से दिल्ली के हरियाणा भवन में मुलाकात हुई। बैठक में हरियाणा और श्रीलंका के बीच पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में परंपरा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके अलावा खेती किसानी से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि श्रीलंकाई मंत्री ने उन्हें श्रीलंका आने के लिए आमंत्रित भी किया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार के चलते 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 44 अन्य लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती 44 लोगों में 35 की उम्र 18 साल से कम है। इस रहस्यमयी बुखार का प्रकोप पलवल जिले के मिर्च नाम के गांव में सबसे ज्यादा है। रहस्यमयी बुखार से मरने वाले सभी 9 बच्चे इसी गाँव के हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मरीजों में प्लेट काउंट काफी कम था और उन्हें बुखार भी था। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधा। ओम प्रकाश चौटाला के ऐलानाबाद उपचुनाव के बाद सरकार में भगदड़ मचने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और इसके साथ ही रणजीत चौटाला ने पवन बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करने पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि चुनाव के समय में आना जाना लगा रहता है। रेवाड़ी में भी तालमेल कमेटी के आह्वान पर रेवाड़ी रोडवेज कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड परिसर में 2 घंटों के लिए सांकेतिक धरना दिया गया। तालमेल कमेटी के प्रधान राजपाल यादव ने कहा कि पंजाब सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को कई बार उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। सोहना में बीजेपी के पूर्व विधायक तेजपाल तंवर पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। लोगों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने खुद मौके पर खड़े होकर जबरन कब्जा दिलवाया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 50 से 60 लोग जेसीबी मशीन के साथ सोहना सरकारी अस्पताल के पास कृषि का कार्य करने वाले एक किसान की जमीन पर जा पहुंचे और लोगों ने वहां पहुंचते ही फसलों पर जेसीबी चलाकर फसलों को नष्ट कर दिया। विरोध करने पर किसान के परिवार के साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीकमगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहनगढ़ पहुंचकर विकास समागम एवं जन दर्शन कार्यक्रम के तहत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ हुई। उन्होंने इस दौरान यहां विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया तो वहीं मंच पर कुछ बड़े नेता उनके साथ नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में बहुत जल्द 1 लाख पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यमिता स्वरोजगार के प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार का अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश औद्योगिक विकास और औद्योगिक निवेश की गति को तेज किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक महीने की 7 तारीख को अन्न उत्सव के माध्यम से जनता को राशन बांटा जाएगा।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 16 और 17 सितंबर को इंदौर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इंदौर को विकास की कई महत्वपूर्ण सौगातें मिल सकती हैं। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि 16 और 17 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में रहेंगे। इस दौरान फर्नीचर क्लस्टर का लोकार्पण हो सकता है, साथ ही मल्टी लेवल लॉजिस्टिक हब के MOU पर भी साइन हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हुए वर्चुअल कार्यक्रम में नवा रायपुर में IITM यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने राज्य के खिलाड़ियों के कई बार बड़ी सौगातों की घोषणा भी की है। बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के खेल और युवा कल्याण मंत्री ने की। बीते हफ्ते तक सूखे की आशंका से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब लोग भारी बारिश से परेशान हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की रही है और जिसकी वजह से नाले उफान में हैं। कई शहरों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई फीट तक पानी बह रहा है। इसी के मद्देनजर गरियाबाद में रायपुर से जोड़ने वाले राजमार्गों को बंद करना पड़ा। कोरोना का ग्राफ लगातार देश के कई जिलों में गिरता हुआ दिखाई दिया है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना के 38 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि रायपुर में पिछले साल 9 मई के बाद पहली बार कोरोना मरीजों का आंकड़ा शून्य आया था। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2700 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें से रायपुर में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। इतना ही नहीं, राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला। मध्य प्रदेश के रीवा में मऊगंज को जिला बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने अपने निवास नीम पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 20 सितंबर को मऊगंज में जिला बनाने को लेकर जन आंदोलन होगा। रीवा में इन दिनों जहां अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं अपराधियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ठगों ने फर्जी CBI अधिकारी बनकर एक महिला से ठगी की है, तो दूसरी ठगी की वारदात को सामना थाना क्षेत्र के इंदिरानगर में डॉक्टर से चैन लेकर उसके बदले पुड़िया में कंकड़ पत्थर पकड़ाकर अंजाम दिया गया है। वहीं करीब 1 घंटे में 2 वारदात होने के हुकूमत सामने पोल खुल गई। कोरोना महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने धारा 144 लगा रखी है। वहीं चल रहे त्योहार गणेश चतुर्थी को लेकर चल रहे समारोह में 10 लोगों से ज्यादा इकट्ठा न होने का फरमान कलेक्टर ने जारी किया है। वहीं इसके विपरीत जिला कलेक्टर के आदेशों को दरकिनार करते हुए करेरा के अनुविभागीय अधिकारी ने एक बड़ा मेले का आयोजित करने का परमिशन दे डाली है, जिसके बाद करेरा में तहसील के सामने मेले का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों के लिए क्लास शुरू होने जा रही है, जिसके लिए छात्रों को क्लास में बैठने के लिए 2 तरह के शर्त को पूरी तरह पालन करना होगा। जानकारी के मुताबिक क्लास में बैठने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और पेरेंट्स की अनुमति पत्र देना अनिवार्य होगा। कॉलेज में शुरुआती 10 दिन सभी छात्रों के लिए अहम होगा। इस दौरान उन्हें कोर्स, क्लास, हॉस्टल और विषय बदलने संबंधी जानकारी दी जाएगी, इसलिए शुरुआती 1.5 सप्ताह छात्रों की कॉलेज में उपस्थिति जरूरी है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं भारी बारिश के कारण देहरादून के मसूरी विधानसभा के कई क्षेत्रों में, जिसमें सालावाला के साथ कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसके साथ ही लोगों को जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार में कोरोना से बचाव का टीका लगाने के लिए शुरुआत में शहरी लोग आगे आए, लेकिन अब ज्यादा सजग ग्रामीण नजर आ रहे हैं। विकासखंड बहादराबाद में वैक्सीन लगाकर कोरोना का सुरक्षा कवच लेने में ग्रामीणों ने भारी उत्साह देखने को मिला। बहादराबाद ब्लॉक में अभी तक करीब 95% लोगों को कोरोना टीके की डोज लग चुकी है। शुरुआत में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए डर का माहौल सामना करना पड़ा, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग उत्साह के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं।
उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाशती आम आदमी पार्टी लगातार विस्तार करती नजर आ रही है, जिसके चलते हरिद्वार से नरेश शर्मा को ग्रामीण क्षेत्र का विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। नरेश शर्मा ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है और इसके साथ ही कहा कि मैं लगातार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में सक्रिय हूँ और इस दौरान वो बीजेपी पर भी हमलावर होते नजर आए। उत्तराखंड में सोमेश्वर के मां उत्तराखंड स्टेडियम में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ सांसद अजय टम्टा, जिलाधिकारी वंदना सिंह, सीडीओ नवनीत पांडे उपस्थित रहे। बहुउद्देशीय शिविर में क्षेत्र के विकलांग दिव्यांग लोगों को डॉक्टरों द्वारा परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किए गए और इसके साथ ही कई लोगों को आधार कार्ड भी बनाए गए, तो वहीं कई लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। भाजपा हाईकमान ने सीएम जयराम ठाकुर को मंगलवार को दिल्ली तलब किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गुजरात प्रकरण के बाद जयराम ठाकुर को शिमला पहुंचते ही फिर से बुलाने के लिए घटनाक्रम ने प्रदेश के राजनेताओं को चौंका दिया है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं को सीएम को घेरने का मौका भी मिल गया है। वो यहां तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम को हटाया जा रहा है। ईडी से नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गई है। इसे आपको खत्म करने की साजिश करार दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दिल्ली में उन्होंने आईटी, सीबीआई और दिल्ली के सहारे हमें हराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने 62 सीटें जीत ली हैं। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में बढ़त बना रही है, हमें ईडी का नोटिस भेज दिया है। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित कैंपी फॉल में सोमवार को 200 से ज्यादा पर्यटक हादसे का शिकार होते होते बच गए। दरअसल कैंपी फॉल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद फॉल में अचानक पानी बढ़ गया और यहां पानी की बेहद तेज धार बहने लगी। ये धार इतनी शक्तिशाली थी कि अगर गलती से भी कोई इसके चपेट में आ जाता तो उसका नामो निशान मिलना मुश्किल हो जाता। हालांकि स्थानीय पुलिस को पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद उफान का अंदाजा हो गया था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल फॉल में नहा पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिए 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट के मुताबिक पार्टी चीफ सुखबीर बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा जत्थेदार तोता सिंह धर्मकोट से, जन्मेजय सिंह जीरा से, दलजीत सिंह चीमा रोपड़ से, महेंद्र सिंह गिरेवाल लुधियाना पश्चिम से, सिकंदर सिंह रामपुरा फूल और जगमीत बरार मौर से चुनाव मैदान में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र पर आत्महत्या को बाहर रखने वाले अपने दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करे। इसके साथ ही कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए कुछ सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से मौत होने पर परिजनों को मिलने वाले मुआवजा राशि के लिए कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के 1 माह पूर्व होने वाले हैं और इसी के साथ ही वहां जनजीवन बेपटरी होने लगा है। कमाई का जरिया खत्म होने के बाद लोग परिवार चलाने और बच्चों का पेट भरने के लिए घर गृहस्थी का सामान सड़कों पर बेचने को मजबूर होने लगे हैं। सड़क पर पलंग, गद्दे, तकिए ही नहीं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, अन्य दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। समुद्र तटीय राज्य ओडिशा में सितंबर का महीना आफत की बारिश लेकर आया है। ओडिशा में भारी बारिश हो रही है और नहरों में बहाव तेज हो गया है, तो लगातार तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्रापाड़ा जिले में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। खुर्दा जिले में नहर के पानी के तेज बहाव में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। केंद्रापाड़ा के जिलाधिकारी अमृत ऋतुराज ने बताया है कि जिले में भारी बारिश के कारण एक घर की कच्ची दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को होशियारपुर जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा था कि यदि उन्हें आंदोलन ही करना है तो पंजाब के बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाएं। अब इसे लेकर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन शुरू में किसान हितों को लेकर के चला, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल हो गया है।
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान इंद्र सिंह बधाना ने हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप चंडीगढ़ डिपो में जीएम चंडीगढ़ डिपो को ज्ञापन सौंपकर पंजाब रोडवेज की चल रही हड़ताल का समर्थन किया है। साथ ही पंजाब रोडवेज में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग की है। इंद्र सिंह बधाना ने हरियाणा रोडवेज के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने वादा किया था कि हर साल 1000 बसें रोडवेज के बारे में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हरियाणा रोडवेज में नई बसें शामिल नहीं की जा रही हैं। हरियाणा के यमुनानगर में हाथियों का आतंक देखने को मिला। दरअसल कलेसर नेशनल पार्क से निकल रहे एक हाथी यमुनानगर पावंटा साहिब नेशनल हाईवे पर आ गया है, जिसके बाद हाईवे के बीचों बीच खड़े हो गया हाथी और इसके साथ ही हाईवे पर लगे पेड़ों को तोड़ने शुरू कर दिया। इससे हाईवे पर 2 घंटे तक लंबा जाम लग गया। तो वहीं हाथियों का डर इतना था कि किसी भी वाहन चालक की हिम्मत नहीं हुई कि वह हाथी को सड़क से हटा सके। तो वहीं कुछ देर बाद हाथी खुद से ही सड़क के अंदर जंगल में चला गया। एएनबी न्यूज़ एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।